हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो SN1 एंड SN2 रिएक्शंस को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है जी। लेकिन SN1 और SN2 को डिस्कस करने से पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं पहले हम। तो जैसे हमारे पास में आप सभी को मालूम है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट होता है, अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं। यानी कि रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट के कितने पार्ट होते हैं, आप बोल सकते हो भाई 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका सबस्ट्रेट और एक होता है भी रिएजेंट। ठीक है जी। अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, इट गो एंड अटैक। इसका काम क्या होता है कि जाना और जा कर के अटैक करना। ठीक है जी। अब सबस्ट्रेट की बात करते हैं, टू विच रिएजेंट गेट अटैक। यानी जिसके साथ में रिएजेंट अटैक करता है वो तो कहलाता है हमारा सबस्ट्रेट, और जो अटैक कर रहा है वो क्या कहलाता है हमारा भी रिएजेंट। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई भी रिएक्टेंट होता है तो रिएक्टेंट के कितने पार्ट हो गए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं तो रिएजेंट में 2 कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एक तो आ जाते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हो आप, और दूसरे आ जाते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिच, जिनको आप बोलते हो न्यूक्लियोफाइल्स। यानी इसके रिएजेंट के भी 2 टाइप हो गए, जो किसके साथ में जाके अटैक कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के साथ में। ई पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट। ठीक है जी। और NU नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है जी। अब आप बोल सकते हो इट मे बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है जी। न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, OH नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, H2O। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारी जो मेन हमने जो बात करनी है एक्चुअली में वो न्यूक्लियोफाइल को लेकर ही करनी है। मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ SN1 रिएक्शन, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, एंड SN2 रिएक्शन, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बाईमोलिकुलर रिएक्शन। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जो आपसे बात करनी है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात करनी है। तो इसलिए हमारा जो मेन हमने जो आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो न्यूक्लियोफाइल को लेकर के बात करनी है आपने। ठीक है जी। इलेक्ट्रोफाइल ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और साथ साथ ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। यानी अगर आप इसकी भी बात करें अगर हम, तो ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो इतनी बात हो गई हमारी, आगे चलते हैं हम। अब देखिए, ऐसी हमारे पास में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट।
टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में दो कैटेगरी के सॉल्वेंट हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं हमारे पास में पोलर और एक हो जाते हैं हमारे पास में नॉन पोलर। ठीक है जी। नॉन पोलर कौन से होते हैं? आप बोलोगे नॉन पोलर कौन से होते हैं भाई? इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एटम्स। जैसे कि अब आपका सी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहाँ पर क्या होगा? बनेगा नहीं। तो उस कंडीशन में वो कैसा होगा हमारा भी? नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जैसे साइक्लोहेक्सेन की बात करें या फिर और हम बेंजीन की बात कर लें, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसे सॉल्वेंट जो कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता कार्बन्स के बीच में, तो वो हमारे क्या कहला रहे हैं? हमारे सिंपली कह सकते हो आप भी नॉन पोलर है। ठीक है जी। अगर हम पोलर की बात करते हैं तो पोलर में भाई दो कैटेगरी आ जाती है। एक तो आ जाती है प्रोटिक आप कह सकते हो पोलर प्रोटिक भी बोल सकते हो आप, पोलर प्रोटिक। शॉर्ट में मैंने लिख दिया पीपी, पोलर प्रोटिक। और सेकंड कैटेगरी बन जाती है हमारी भाई पोलर अप्रोटिक। ठीक है जी, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जी पीए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जी? देखिए, पोलर प्रोटिक का मतलब होता है विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस। जो हमारे को H पॉजिटिव आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, तो उनको क्या बोलते हो आप? पोलर प्रोटिक बोलते हो आप। अब जैसे कि हमारे पास में क्या है? H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, आपका RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो ये सारे क्या है हमारे भाई? H पॉजिटिव आयन देने वाले हमारे पास में सॉल्वेंट हैं। इन्हीं को बोलते हो आप पोलर प्रोटिक। अगर हम एप्रोटिक की बात करते हैं तो विच डज नॉट गिव H पॉजिटिव आयन। जो हमारे को H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं उनको क्या बोलते हो आप? एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हो आप। एग्जाम्पल में जैसे कि हमारे पास में CH3COCH3 एसीटोन हो गया। ठीक है जी, क्या नाम है इसका जी? आपको मालूम ही एसीटोन है। और अगर मैं बात करूँ तो CH3CON CH3 इसको क्या बोलेंगे भाई हम? डाइमिथाइल एसिटामाइड। शॉर्ट में इसको बोल सकते हो आप DMA। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने किस कैटेगरी में लिए हैं भाई? एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में लिए हैं। तो सॉल्वेंट के बोले तो भाई सॉल्वेंट की कितनी कैटेगरी बन जाती है? पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं मिलेगा हमारे को, पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनता है हमारा इन बिटवीन द एटम्स। ठीक है जी। पोलर में दो कैटेगरी बन जा रही है, प्रोटिक एंड एप्रोटिक। प्रोटिक कौन से हैं? जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, और जो एप्रोटिक कौन से हैं? जो H पॉजिटिव आयन हमें नहीं देते हैं जी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी बात होगी कि भाई टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई हमारी भाई टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हमारे को इस SN1 और SN2 के अंदर हमें प्रोटिक और एप्रोटिक को लेकर के बात करनी है, तो डेट्स वाई मैंने ये टाइप ऑफ सॉल्वेंट की बात आपको यहाँ पे बताई है जी। ठीक है जी। अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी किसके जी? सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ SN1 की। SN1 का क्या मतलब है? देखिए, इस S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। इस N का मतलब है आपका न्यूक्लियोफिलिक।
न्यूक्लियोफिलिक, और इस 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर अगर मैं बोलता हूँ कि SN1 रिएक्शन, तो इसका क्या मतलब हो गया? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, आप बोलोगे रिएक्शन, ये हो गया जी मतलब। ठीक है जी, इस पूरी बात का क्या मतलब हो गया भाई? आपने देखा ये मतलब निकल रहा है जी हमारा। ठीक है जी, अब SN1 रिएक्शन की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर हमने कोई सबस्ट्रेट लिया, जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ में ये R लग रहा है, ये H लग रहा है, ये हमारा D लगा दिया कोई हमारा, मतलब हमने यहाँ पे ये बात दिखाई है आपको कि कार्बन एटम जितने ग्रुप्स इसके साथ में अटैच हैं सारे के सारे कैसे हैं? हमारे डिफरेंट हैं, यानी कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास में। कार्बन एटम जो हमारे पास में अपने साथ ग्रुप रख रहा है वो सारे के सारे कैसे हैं? हमारे पास में डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर इसके साथ में अटैच्ड हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है जी, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल। क्या ज्योमेट्री होती है इसकी? टेट्राहेड्रल। क्लियर है जी, इतनी बात समझ में आई आपको? अब सबसे पहले क्या होता है एक्चुअली में इस रिएक्शन के अंदर? सबसे पहले जो होता है हमारे पास में, ये देखो, X का बॉन्ड C के साथ ब्रेकअप होता है, यानी कि X क्या कर रहा है? हेलोजन एटम ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले करके जा रहा है, तो यानी ये बन जाएगा हमारा C, और ये हो गया R, और आप देख रहे हो ये H है, और ये D है, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है जी, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन बन गया मतलब ये क्या हो गया? हमारा इंटरमीडिएट है। क्या है हमारा? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया हमारा। ठीक है जी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये होती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी, ये ज्योमेट्री होती है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, आप बोलोगे स्टेप फर्स्ट। ठीक है जी, ये हमारा क्या है? स्टेप फर्स्ट है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया? हमारा कार्बोकेटाइन बन गया। एक्चुअली में ये जो स्टेप है हमारा, ये आपका स्लोली टेक प्लेस करता है, यानी इस कंडीशन में जो आप SN1 के केस में जो आप न्यूक्लियोफाइल लेने जा रहे हो, आप यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है इस कंडीशन में SN1 के केस में जो यूज़ होता है वो हमारा एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? डायरेक्टली आपका इस सबस्ट्रेट के साथ में, डायरेक्ट इस सबस्ट्रेट के साथ में, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाता। ये जब रिएक्ट कर पाता है जब आप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेते हो। आप कार्बोकेटाइन अपने आप में क्या होता है कि मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में फिर अपने रिएक्शन कराने में कैपेबल होता है। तो यहाँ पे पहले तो क्या बन जाएगा हमारा? स्टेप फर्स्ट के अंदर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है जी, जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो रिएक्शन आगे की कैसे हो जाएगी? इसकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से फास्ट हो जाएगी। तो आपका ये रिएक्शन क्या है? हमारी स्लो है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये रिएक्शन क्या है? हमारी स्लो है, जिसमें मैंने क्या करा है भाई, ये आपका जो सबस्ट्रेट है उसके थ्रू मैंने क्या किया हुआ है? कार्बोकेटाइन बनाया हुआ है। ठीक है जी, ये सबस्ट्रेट है, इसके थ्रू मैंने क्या किया हुआ है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है हमारा? यही C है, और यहाँ पे क्या था? R था, यहाँ पे क्या था? H था, D था, और ये पॉजिटिव था। अब इसके पास क्या आता है? अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, देखो। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आकर के बोलेंगे ये बॉन्ड बनाएगा? इस ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये कार्बन क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप C, ये हो गया R, और ये हो गया आपका H, और ये हो गया आपका D, और ये आपका लग गया जी न्यूक्लियोफाइल।
अब न्यूक्लियोफाइल इधर से भी जुड़ सकता है और इस साइड से भी जुड़ सकता है, किसी भी साइड से लिंक हो सकता है। तो अगर मान लीजिए इस साइड से जुड़ रहा है तो एक प्रोडक्ट ये दिखा दिया मैंने, और अगर मान लीजिए हमारे पास में ये पीछे की तरफ से बैक साइड से यहाँ पे अटैच होता है, यानी इस तरीके से, ये देखिए आप, ये तो आपके दो अलग अलग प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो सॉल्यूशन बन रहा है हमारे पास में, अगर हम इसकी बात करें, अगर मान लीजिए कि भाई ये जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, अगर इसका सॉल्यूशन होता हमारा इस वाले का, तो लेट अस सपोज ये लाइट को क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है। अगर आप इस सॉल्यूशन से पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट को गुजार रहे हैं, तो अगर ये वाला हमारा जो कंपाउंड है, अगर क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो कंपाउंड है हमारा प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा। मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये वाला क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। ठीक है जी। अगर हमारे पास में ये जो हमने आपका जो मतलब जिस रिएक्टेंट के ऊपर बात कर रहे थे, अगर वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि कार्बन के साथ में जो ग्रुप जुड़ रहे हैं अगर सारे के सारे वो डिफरेंट होंगे, तो उस कंडीशन में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो उसमें जो कंपाउंड होंगे हमारे पास में, उनमें वन ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा, दूसरा वाला क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो यहाँ पर जो मिक्सर मिल रहा है एक्चुअली में, ये जो मिक्सर मिल रहा है ये राइट में रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, ये वाला क्या कर रहा है, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। तो दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअली इफेक्ट इनका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये राइट में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है और ये लेफ्ट में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। इन दोनों की क्वांटिटी क्या है, इक्विमोलर है, बराबर है। तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देयर इज नो नेट रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऐसी कंडीशन में इसी मिक्सर को क्या बोलते हो, आप बोलेंगे रेसिमिक मिक्सर। ठीक है जी, रेसिमिक मिक्सर। ठीक है जी। तो आप बोलेंगे देयर इज नो नेट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट if substrate is optically active। ठीक है जी। अगर सबस्ट्रेट क्या है हमारा, रिएक्टेंट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस कंडीशन में क्या है, बोलेंगे कि आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसमें कोई भी रोटेशन होगी ही नहीं, क्योंकि एक क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, यानी क्लॉकवाइज में करेगा, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज में करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में म्यूचुअल इफेक्ट क्या हो जाएगा, उनका कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऐसे ही मिक्सर को क्या बोलते हो आप, रेसिमिक मिक्सर बोलते हो आप। ठीक है जी। तो आई थिंक सो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो बात होगी किसकी जी, हमारी SN1 रिएक्शन की, SN1 रिएक्शन की बात होगी जी। अब मैं आपसे बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये आपका जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एज कंपेयर टू प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एज कंपेयर टू CH3X। ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है। देखो टर्सरी वाला क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इट इज़ बिकॉज आप बोलोगे टर्सरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन
सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइंस, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन के कंपेरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए जो आपका रिएक्टिविटी होती है वो टर्सरी वाले की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस आते हैं हमारे, आपको बताना होता है कि भाई उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको सेम यहाँ पे लगा दिया मैंने Br, ये आपका मैं लगा दिया Br, ये सेम मैंने लगा दिया, ये हमारा I। अब आप देख रहे हो भाई दोनों एक जैसे हैं, भाई दोनों एक जैसे हैं, ये भी और ये भी, बस फ़र्क सिर्फ क्या है कि भाई देखो यहाँ पे Br है, यहाँ पे I है। आपको बोलते हैं कि भाई दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तब आपको ये देखना है कि भाई किसका हेलोजन का साइज़ बड़ा है, लार्ज साइज हेलोजन एटम कौन सा है। तो जो हेलोजन एटम लार्ज साइज का होगा उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लॉन्गर बॉन्ड जो होते हैं आसानी से टूट जाते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्टर वन। तो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बोलेंगे वीक होगी, और आसानी से बॉन्ड आपका वहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो आप बोलोगे I नेगेटिव इज़ द बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप देन Br नेगेटिव, सो डैट हम क्या बोलेंगे भाई, दिस वन इज क्या बोलेंगे, मोर रिएक्टिव। इसलिए रिएक्टिविटी क्या है इस वाले कंपाउंड की ज़्यादा है आइडो वाले की, क्योंकि I का बॉन्ड आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि Br के बॉन्ड की बात करें तो अगर आपके पास में हेलोजन एटम डिफरेंट हो रहे हैं, चैन हमारी सेम है, तो आपने देखना है कि भी साइज किस हेलोजन एटम का लार्ज है, उसी की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हमारी कम होगी, और वही अपने आप में क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा जी। तो आई थिंक सो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कार्बन एटम की चैन एक जैसी दे रखी हो, उस कंडीशन में अगर हेलोजन एटम डिफरेंट हो तो भी आप रिएक्टिविटी को बता सकते हो आप। तो ये तो बात हो गई आपकी SN1 रिएक्शन की, ठीक है जी, SN1 रिएक्शन की। अब SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, देखिए S का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था अभी भाई सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है जी। और 2 का मतलब क्या हो गया, बायोमोलिकुलर, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म, ठीक है जी। अब रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन ले लेते हैं हम। जैसे देखिए ये कार्बन है सेम, ये R है, ये H है और ये D है। अब इस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा होता है, आपका स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि डायरेक्टली आपका अटैक होता है किसके साथ में, सबस्ट्रेट के साथ में, डायरेक्टली आपका सबस्ट्रेट के साथ में बॉन्ड बनाता है। किसी इसको कार्बोकेटाइन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। तो आपका क्या होगा, देखिए CR-H-D। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, X अपने बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा, करने की कोशिश कर रहा है, अभी ब्रेक नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और आपका यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ में अटैक हो रहा है। अब आप देखिए अब डेल्टा नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज था ना, देख रहे थे आप। तो ये हमारा क्या बन गया, आप बोलोगे ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, जहाँ पे पुराने बॉन्ड तो टूटने लग गए हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो गया है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होने जा रहा है, और पुराने बॉन्ड यानी ओल्ड बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट अपने आप में कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है जी। तो कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है हमारा, ये आपका पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा।
तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी आपका, देखिए भाई सी है, ठीक है जी। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, अगर सी की बात करें ये आर है जैसे, अब आपका क्या है ये एच है, और ये क्या हमारा डी है, और यहाँ पे देख लीजिए न्यूक्लियोफाइल लग गया, ठीक है जी। क्या लग गया हमारा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में अटैक हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया है, थोड़ा इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, एन यू, ठीक है जी। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे अटैच हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया जी, ठीक है जी। और ये हमारा क्या निकल गया बाय प्रोडक्ट में, साइड प्रोडक्ट से आपका एक्स नेगेटिव है निकल गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था कौन सा केस, आपका SN2 रिएक्शन का केस था। तो आपने देखा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या हमारे पास में सबस्ट्रेट है, ठीक है जी, सबस्ट्रेट है। और आपका ये आपका पहले ट्रांजिशन स्टेट बन रही है हमारी, और उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई किसके केस में, SN2 के केस में। तो SN2 का केस आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए अब अगर मैं आपसे बात करता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, देखिए SN2 के केस में तो ये होता है हमारा मिथाइल वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद आप बोल सकते हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर आ जाता है हमारा टर्सरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब बात ये आती है कि ये वाला क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। यहाँ पर आप बोलेंगे इट हैज़ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी जब आपका न्यूक्लियोफाइल ले आना है किसके साथ में अटैच होने के लिए, उस कार्बन एटम के साथ अटैच होने के लिए जो हेलोजन एटम रखता है। अगर उस कार्बन के साथ में बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, लार्ज साइज सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो जो इस कार्बन को सराउंड करेंगे, यानी हाइड्रोजन तो छोटा एटम होता है ना भाई। अब आप देख लीजिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन हो गए, देख लीजिए अब ये एक्स है। अब आपको पता है कि इस सी के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए न्यूक्लियोफाइल ने आना है। किसने आना है जी, न्यूक्लियोफाइल ने। अगर यहाँ पे ये बड़े ग्रुप होंगे तो क्या होगा, इस कार्बन तक पहुँचने में इस न्यूक्लियोफाइल को डिफिकल्टी होगी, आसानी से यहाँ पर आकर के बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो जितने स्मॉल साइज एटम्स होंगे तो जिस उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल के लिए आना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाना क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है ना भाई। अब आप देखिए अगर हमारे पास में इस कार्बन के आसपास सब्स्टिट्यूएंट्स लार्ज साइज के होंगे तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच पाएगा। तो आपका उसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी रुकावट आना। रुकावट कब आ रही है, जब आपका बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम के अराउंड। हाइड्रोजन एटम क्या है, देखो छोटा एटम है, ठीक है जी, उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके जुड़ रहा है। लेकिन अगर वही यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कार्बन की चैन ले लेंगे, अगर कार्बन की चैन ले लेंगे, जैसे मान लो सी है, ये मैंने क्या कर दिया CH3 कर दिया, और ये H कर दिया, ये H कर दिया, और ये X लगा दिया। अब आपका मैंने क्या कर दिया, C है, ये देखिए ये CH3 कर दिया, ये CH3 कर दिया, ये H कर दिया, और ये X कर दिया। और अगर मैं बोलूँ कि भाई ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये X है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो, आप अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ज़्यादा आसान कब पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल के लिए बॉन्ड बनाना, जब आसपास उसके जो एटम्स होंगे वो छोटे साइज़ के होंगे, स्मॉल साइज़ के होंगे, यानी कार्बन तक पहुँचने में उसे डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है न्यूक्लियोफाइल को। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गई, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो गई, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम यानी कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का बेसिक रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस।
जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है रिएक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है ना जी। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो उसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे आ रहे हो आप तो देख लो मिथाइल हैलाइड का सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए मिथाइल हैलाइड अपने आप में क्या होता है जी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो ये तो बात हो गई आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। अब एक छोटा सा डिफरेंस और ले लेते हैं हम SN1 और SN2 के केस में। आप हेडिंग डाल लेंगे आप क्या जी, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है जी, वो डिफरेंस फॉलो करते हैं हम जी। फर्स्ट है, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ SN1 और ये बात हो गई आपकी SN2 की। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया हमारा। सेकंड, इसी में फर्स्ट पॉइंट इसके लिए क्या बन जाएगा अब आपका, सेम इसी तरीके से, इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लेते हैं, जो रेट होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, KRX, ठीक है जी, पावर 1। रेट को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, वो केवल सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड कर रहा होता है, सबस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड पॉइंट की, तो रेट इक्वल टू क्या होता है, KRX पावर 1, और ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल पावर 1, ठीक है जी। तो न्यूक्लियोफाइल पे भी और RX यानी सबस्ट्रेट जो हमारा है, दोनों पे ही आपका रेट क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है हमारा रिएक्शन का। थर्ड हो गया, ठीक है जी। आप बोल सकते हो मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एंड बोथ इक्वल टू क्या है हमारे पास में 1 है। यानी कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा इस केस में कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है हमारा सबस्ट्रेट क्या है, वहाँ पे सिंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। उसी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए बोलेंगे ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी दोनों क्या हमारे यहाँ 1 है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप बोलेंगे मॉलिकुलरिटी, मॉलिकुलरिटी इक्वल टू में आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड बोथ आर इक्वल टू 2। रिएक्शन सिंगल स्टेप के थे, तो पहले स्टेप में हम दोनों की बात कर रहे थे, न्यूक्लियोफाइल की भी और सबस्ट्रेट की भी। तो मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या है, दोनों का क्या हो जाएगा बोलेंगे भाई, दोनों की बात करेंगे तो 2 है जी। अब फोर्थ है, अगर आपको यहाँ पे बात करें तो इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन, इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है जी। और ये वाली क्या है बोलेंगे तो इट इज ए 1 स्टेप रिएक्शन, इट इज ए 1 स्टेप रिएक्शन। फिफ्थ है न्यूक्लियोफाइल इज वीक, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक है। इसमें बोल देंगे भाई न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स, ठीक है जी, इट इन्वॉल्व्स प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है जी, इट इन्वॉल्व्स प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पता ही आपको प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने बताया ये कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं,
इट इन्वॉल्व्स एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है जी। अब 7 पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज, इसमें क्या था हमारा बोलेंगे तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, और क्या था हमारा CH3X, ये ऑर्डर था। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर भी सेम 7 पॉइंट हो गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज, तो क्या हो जाएगा हमारा CH3X। ठीक है जी। आप बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर ठीक है जी टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लीजिए आप सभी।